गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लक्ष्मीकांता कॉम्पिटिटिव क्लासेस की एनसीईआरटी सीरीज में यू ऑल आर कॉर्डियली वेलकम। एंड आज 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर हम इस वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास्ट मीन्स जो टाइम बीत चुका है, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले या 1000 2000 साल पहले भी क्या क्या चीजें हुआ करती थी, कहाँ कहाँ लोग रहते थे एंड वो कैसे रहते थे, क्या उनका वे ऑफ लाइफ था, जो एंशिएंट पीपल थे वे ऑफ लाइफ उनका कैसा था, एंड पुराने टाइम के बारे में जो भी नॉलेज हमें मिलती है, जो भी नॉलेज हमारे पास है वो कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है और कब की हम बात कर रहे हैं, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये सब नॉलेज हमें कैसे मिलती है और क्या क्या नॉलेज हमें पास्ट के बारे में मिल सकती है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बिकॉज पास्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है एंड हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उससे हम इस चैप्टर को कवर करेंगे एंड ईच एंड एवरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो ये है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में या भूतकाल के बारे में या कह सकते हैं कि पुराने जमाने के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। सो देयर आर सेवरल थिंग्स दैट वी कैन फाइंड आउट। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। इसमें है व्हाट पीपल एट, कि लोग क्या खाते थे, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, किस तरह के लोग कपड़े पहले पहनते थे, क्योंकि बहुत डिफरेंस है ना आज के खाने में, पहले के खाने में एंड आज जो क्लोथ्स हम पहनते हैं और पुराने जमाने में जो क्लोथ्स पहना करते थे। सो देयर इज डिफरेंट इन टाइम। ठीक है, एंड द हाउसेज इन विच पीपल लिव्ड, किस तरह के घरों में लोग रहते थे। सो वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, गैदरर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट, सो ऑन, कि ये जो लोग जो ये काम करते थे इन सब की लाइफ कैसी होती थी, इनका वे ऑफ लाइफ कैसा था। तो ये सब हम जान सकते हैं पास्ट के बारे में। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। अगर आज के करंट टाइम्स की हम बात करें तो आज तो हमारे मोबाइल्स में, स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड गेम्स होती हैं, लेकिन पुराने टाइम में जब स्मार्टफोन्स नहीं थे तब बच्चे कैसी गेम्स खेलते थे, किस तरह की कहानियां सुना करते थे, प्लेस देखते थे एंड किस टाइप के सॉन्ग्स गाए जाते थे पुराने टाइम में, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चल सकता है जो कि पास्ट में हुआ करती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग रहते कहाँ थे। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ह्यूमन बींग्स के लिए फॉरमोस्ट नेसेसिटी क्या है, मीन्स सबसे जरूरी चीज हमारे रहने के लिए क्या है, तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं वैसे तो जो कि बेसिक नीड्स है ह्यूमन बींग्स की, लेकिन फॉरमोस्ट नेसेसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो है वाटर। ठीक है, तो वाटर ही है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है ह्यूमन बींग्स के रहने के लिए या ह्यूमन बींग्स के सरवाइव करने के लिए, बिकॉज जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पे बाकी सारी चीजें फिर अपने आप डेवलप हो जाती हैं धीरे धीरे, मीन्स की डेवलप हो सकती हैं, घर बना सकते हैं, खाने के लिए कल्टीवेशन कर सकते हैं और कल्टीवेशन में भी इरिगेशन के लिए वाटर ही जरूरी है। ठीक है, तो यही कारण है कि लोगों ने सबसे पहले नदियों के आसपास रहना स्टार्ट किया था। जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं वर्ल्ड में वो सारी रिवर के आसपास ही डेवलप हुई थी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास के एरिया में डेवलप हुई। ठीक है, तो पास्ट में लोग ज्यादातर नदियों के पास रहा करते थे बिकॉज वहां पे वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था। ठीक है, नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया। नाउ लुक एट द मैप ऑफ इंडिया।
इसमें इंडिया की मेजर रिवर शो की हुई है ब्लू कलर से। एंड यहाँ पे देखिए ये जो मध्य प्रदेश एंड गुजरात के रीजन में एक रिवर फ्लो करती है, नर्मदा रिवर, ठीक है। और ये जो एरिया है अराउंड 100,000 ईयर्स अगो, करीब 1,00,000 साल पहले यहाँ पे नर्मदा रिवर के आसपास के रीजन में लोग रहा करते थे। और ये लोग स्किल्ड गैदरर्स हुआ करते थे जो यहाँ पे रहते थे। मीन्स कि ये अपना फूड गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये लोग खाना इकट्ठा करने में स्किल्ड थे, स्किल्ड गैदरर्स थे, मीन्स माहिर थे। एंड पॉइंट टू बी रिमेम्बर कि हम 1,00,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 100,000 ईयर्स अगो या 1,00,000 ईयर्स अगो। तो उस टाइम पे आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, तो लोग सिर्फ पेड़ों से फ्रूट्स वेजिटेबल्स तोड़ना, खा लेना, उनको कलेक्ट करना या एनिमल्स को मार के खा लेना, तो एनिमल्स को हंट करते थे। बस यही इनका ऑक्यूपेशन था जिसपे इनकी लाइफ बेस्ड थी। एंड यही सिंपल सा इनका वे ऑफ लाइफ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब किरथर एंड सुलेमान हिल्स को लोकेट करिए मैप में। अब देखिए ये जो रीजन है ये हमें पता है इंडिया है, इस तरफ का सारा ये वाला, और ठीक है, तो ये सारा इंडिया है। एंड ये वाला जो रीजन है ये क्या है, पाकिस्तान। एंड ये जो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है यहाँ पे क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान और ये इंडिया, ठीक है। अब देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये जो बॉर्डर है यहाँ पे किरथर और सुलेमान की माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, गॉट इट। देखिए ये जो मैंने अभी आपको मैप में एरिया शो किए किरथर एंड सुलेमान माउंटेन रेंजेस वाले, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ये रीजन है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लगभग 8,000 साल पहले, अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, क्रॉप्स ग्रो करनी स्टार्ट की थी ह्यूमन बीइंग्स ने, ठीक है। जैसे वीट है, बार्ले है, तो इस तरह की कुछ क्रॉप्स इन एरियाज में ग्रो करनी स्टार्ट हुई थी अराउंड 8,000 ईयर्स अगो, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब विलेज लाइफ डेवलप होनी स्टार्ट हुई, जब क्रॉप्स ग्रो करने लगे, वहाँ पे लोग रहने लगे, तो एनिमल्स भी रेयर करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, जैसे शीप, गोट, कैटल, इन सबको पालना स्टार्ट कर दिया। अब देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन में गैरो हिल्स देखो कहाँ पे है। देखो एक बात पहले समझा देती हूँ ताकि आप डायरेक्शंस में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो जब डायरेक्शंस देखते हैं मैप में, तो ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, नीचे में साउथ, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में होती है वेस्ट, एंड राइट हैंड साइड में होती है ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो नॉर्थ इधर ऊपर में, नीचे साउथ, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होती है एंड राइट साइड पे ईस्ट, ठीक है। तो देखो अब इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन लोकेट करो कहाँ पे आएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये वाला होगा, ठीक है। और इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे क्या है, गैरो हिल्स, ठीक है। और सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे नर्मदा रिवर फ्लो करती है वहाँ पे इधर है विंध्यास, ये भी माउंटेन्स हैं। तो दो माउंटेन्स हमने लोकेट किए हैं, गैरो हिल्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एंड सेंट्रल इंडिया में विंध्यास, ठीक है। ये गैरो हिल्स और विंध्यास के आसपास का जो रीजन है ये वो एरियाज है जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था एंशिएंट टाइम्स में। सेंट्रल इंडिया में जो कि विंध्यास के नदर्न साइड में रीजन है, वहाँ पे कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे राइस कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी along the river नर्मदा, ठीक है। नाउ ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज।
तो मैप में इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देखिए, यहाँ पे इंडस रिवर है। ये जो रिवर है दैट इज इंडस रिवर, या सिंधु नदी भी इसको हिंदी में बोलते हैं। एंड इसकी 5 मेजर ट्राइब्यूटरीज हैं। ट्राइब्यूटरीज मीन जो स्मॉल रिवर्स होती हैं, छोटी सहायक नदियां, जो इस मेन रिवर्स में से ओरिजिनेट होती हैं, इसमें मिलती हैं। जैसे यहाँ पे ये रिवर झेलम इंडस की ट्राइब्यूटरी है, यहाँ पे चेनाब है, ये रिवर रावी, ये रिवर सतलुज, और ये है रिवर ब्यास। तो ये 5 रिवर्स हैं जो कि इंडस रिवर की ट्राइब्यूटरीज हैं। एंड इंडस मेन जो रिवर है वो है दिस वन, ठीक है। एंड ये ड्रेन कहाँ हो रही है इंडस रिवर? अरेबियन सी में, ठीक। तो मैंने अभी बताया था कि जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल हो या जहाँ पे वाटर हो, वाटर बॉडीज हो, वहीं पे लोग रहते हैं। तो ये जो इंडस रिवर वाला रीजन है, वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से ही यहाँ पे 4700 ईयर्स अगो अर्लीस्ट सिटीज यहाँ पे फ्लोरिश्ड हुई थी ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। क्योंकि एक तो इंडस रिवर है इस रीजन में, और दूसरा उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे सिटीज डेवलप हुई थी, फ्लोरिश्ड हुई थी यहाँ पे ऑन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर। एंड यहाँ पे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी उसको कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ड्यू टू द नेम ऑफ दिस रिवर। एंड फिर लेटर ऑन जहाँ पे ये गंगा रिवर है, मैप पे देखो यहाँ पे ये गंगोत्री से ओरिजिनेट हो रही है, दिस इज द गंगा रिवर। एंड ये फिर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, और पास में इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं यमुना, सोन, चंबल। तो ये सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। ये कुछ मेजर रिवर्स हैं, वैसे गंगा रिवर की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज हैं। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, जो इधर बे ऑफ बंगाल में गंगा रिवर के साथ डेल्टा बनाती है। एंड दिस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है ये वर्ल्ड का, जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे रिवर्स थी वहाँ वहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, सिटीज डेवलप हुई। तो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी 4700 ईयर्स पहले इंडस रिवर के जो रीजन है उसके आसपास। फिर ये जो गंगा रिवर है इसके आसपास वाले एरियाज में भी सिटीज डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी लेटर ऑन अराउंड 2500 ईयर्स अगो। नेक्स्ट अब देखिए, जो गंगा रिवर के सदर्न साइड का जो रीजन है, एंशिएंट टाइम्स में इट वाज नोन एज मगध। मैप में देखिए कि ये गंगा रिवर है एंड इसका सदर्न पोर्शन यहाँ कहीं, ये जो एरिया था ये मगध किंगडम था, बहुत ही पावरफुल किंगडम था ये। एंड करंटली ये बिहार का जो रीजन है, बिहार जो स्टेट है, ये एंशिएंट टाइम्स में मगध किंगडम हुआ करता था, ठीक है। सो मगध एक लार्ज किंगडम था एंड यहाँ के जो रूलर्स थे वो भी बहुत ही पावरफुल रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है। और हमें पास्ट के बारे में ये भी पता चलता है कि पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अनदर। तो एक जगह से दूसरी जगह लोग आया जाया करते थे, और ये जर्नीज उस टाइम हिल्स, हाई माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स के कारण काफी डेंजरस हुआ करती थी, बिकॉज उस टाइम पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी, व्हीकल्स नहीं थे प्रॉपर। सो पीपल यूज टू ट्रेवल बाय फुट इन दीज टाइम्स, लेकिन ट्रेवल करते थे, इसके एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। एंड ट्रेवल क्यों करते थे? टू अर्न देयर लिवलीहुड, अपना गुजारा करने के लिए, या कोई अगर नेचुरल डिजास्टर आ जाए, फ्लड या ड्रॉट की कंडीशन आ जाए अगर जिस एरिया में लोग रहते थे, तो वो उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में चले जाते थे। एंड समटाइम्स बैटल्स भी लड़ी जाती थी, एंड लैंड्स को कॉन्कर करते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह लोग ट्रैवल करते थे। एंड फिर कुछ टाइम बाद मर्चेंट्स ट्रेड के लिए ट्रैवल करने लगे विद कारवांस या शिप्स में,
और वैल्यूएबल गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम होने लगा। इसी के साथ रिलीजियस टीचर्स भी एक विलेज से दूसरे विलेज या टाउन टू टाउन अपने रिलीजियस मैसेजेस को प्रीच करने के लिए ट्रैवल किया करते थे। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो जस्ट एडवेंचर के लिए ट्रैवल करते थे, जस्ट टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस। एंड ट्रैवलिंग से क्या होता था कि जब एक रीजन के पीपल दूसरे रीजन के साथ कम्युनिकेट करते थे तो दे शेयर्ड आइडियाज को वो शेयर करते थे एंड दिस लेड टू द इंक्रीज इन नॉलेज। ठीक है। नाउ लुक एट मैप वंस मोर। जब आप मैप पे देखोगे तो यू विल सी कि हिल्स, माउंटेन्स और सीज जो है नेचुरल फ्रंटियर्स फॉर्म करते हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट के। तो इंडिया जो हमारी कंट्री है इसको एक सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट साइज। एंड हमारे इंडिया के जो बॉर्डर एरियाज हैं यहाँ पे नेचुरल फ्रंटियर्स हैं जिनको क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। जैसे नॉर्थ में यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, फिर यहाँ ईस्ट में भी माउंटेन्स हैं, फिर साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न में अगर ये जो कोस्टल एरियाज हैं यहाँ पे भी वेस्टर्न घाट्स माउंटेन्स हैं, फिर यहाँ ईस्टर्न घाट्स हैं, ये थार डेजर्ट है, यहाँ माउंटेनियस रीजन है ये सारा। ठीक है। और यहाँ पे दो बड़े समुंदर हैं, इधर अरेबियन सी और यहाँ पे ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल। और ये सारा क्या है? इंडियन ओशन। फाइन। तो तीन साइड से तो वाटर से सराउंडेड है इंडिया तीनों साइड से, एंड नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड में माउंटेनियस रीजन है, फिर ईस्टर्न साइड में थार डेजर्ट वाला रीजन है। तो इंडिया के सारे ही बॉर्डर्स पे ऑलमोस्ट एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी जो एडवेंचरस स्पिरिट वाले लोग होते हैं वो उस टाइम पे भी इंडिया पहुंच जाते थे एंड यहाँ पे सेटल भी हो जाते थे बिकॉज यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, रिवर्स यहाँ पे काफी अच्छी हैं। देखिए एक बात यहाँ पे ये भी समझने वाली है कि जब मूवमेंट होती है लोगों की एक जगह से दूसरी जगह पे तो वो अपना कल्चर एंड ट्रेडिशन भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मीन्स अपना वे ऑफ लाइफ, अपना कुकिंग का तरीका, देयर वेज ऑफ कार्विंग स्टोन एक्सेट्रा, वो सब एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे तो ये सारे आइडियाज भी शेयर होते हैं। ठीक है। अब हमारी जो कंट्री है, हमारे देश के आपने दो नाम सुने होंगे, दैट इज इंडिया एंड भारत। अब देखो इंडिया जो नाम है या इंडिया जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? इसको इंडस रिवर के नाम से डिराइव किया है। इंडस रिवर जो मैंने बताया था पाकिस्तान में फ्लो करती है, कुछ पार्ट उसका इंडिया के जम्मू कश्मीर वाले रीजन में है। तो संस्कृत में इस रिवर को सिंधु नदी बोलते हैं एंड इंग्लिश में इसका नाम है इंडस रिवर। तो 2500 ईयर्स अगो 2500 साल पहले जब ईरानियंस और ग्रीक्स इंडिया आए थे तो इंडस के जो आसपास का रीजन था उसको वो अपनी ईरानियन एंड ग्रीक लैंग्वेज में हिंदोज या इंडोज बोला करते थे। और फिर इंडस रिवर के ईस्टर्न साइड का जो लैंड है उसको उन्होंने नाम दिया इंडिया। ठीक है। तो इंडिया जो नाम है हमारी कंट्री का इंडस रिवर से डिराइव किया है। फाइन। एंड ये ग्रीक्स और ईरानियंस ने ये नाम दिया था। अब एक नाम और है इंडिया का, वो क्या है? भारत। अब भारत जो ये नाम है ये बहुत पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा भरत। ये उनके नाम से कंट्री का नाम डिराइव किया गया है, दैट इज भारत। क्योंकि राजा भरत के बाद उनकी जो डायनेस्टी चली
तो उस ग्रुप ऑफ पीपल को भी भरतवंशी कहा जाने लगा। एंड फिर धीरे धीरे कंट्री का नाम क्या पड़ गया? भारत। पहले भारतवर्ष, उसके बाद भारत। एंड इसका मेंशन हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ये अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत की, जो कि 3500 ईयर्स पहले कंपाइल की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब देखो, मैंने इतना बताया कि पास्ट के बारे में हमें ये पता चलता है, ऐसे लोग रहते थे, यहाँ पे रहते थे, लेकिन ये सब पता कैसे चलता है? सो देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। एक तो है बुक्स रीड करके, जो बुक्स लॉन्ग अगो बहुत पहले लिखी गई थी, उनको रीड करके हमें उस समय के बारे में पता चल सकता है। एंड इन बुक्स को कहते हैं मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट का मतलब है हैंड रिटन स्क्रिप्ट, मीन्स जो हाथ से लिखी गई थी। अब जैसे आज ये जो लिखा हुआ है, ये तो प्रिंटेड फॉर्म में है। अभी प्रिंटिंग प्रेस के बाद तो प्रिंट होने लगी बुक्स, लेकिन पहले हाथ से ही बुक्स लिखी जाती थी, उनको बोलते थे मनुस्क्रिप्ट। और ये जो मनुस्क्रिप्ट होती थी, ये पाम लीफ मीन्स खजूर के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, उनके ऊपर लिखी जाती थी। बिकॉज उस टाइम पे पेपर भी नहीं होता था, तो ये पाम के लीफ यूज करते थे लिखने के लिए, एंड हाथ से उस पे लिखते थे। सो दीज वर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट। तो मनुस्क्रिप्ट को पढ़ के हमें हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। और ये मनुस्क्रिप्ट कुछ इस तरह की दिखती थी। एंड ओवर द इयर्स कुछ मनुस्क्रिप्ट तो इंसेक्ट्स खा भी गए हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई हैं। एंड पाम ट्री के अलावा ये हिमालयाज में एक बर्च ट्री ग्रो होता है, उस पे भी लिखी जाती थी। ठीक है। और जो मनुस्क्रिप्ट हमारे पास बची हुई हैं, जो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, उनको टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में प्रिजर्व करके रखा जाता है। एंड इन मनुस्क्रिप्ट से हमें ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज मिल जाती है, चाहे रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस के बारे में हो, किंग्स की लाइफ कैसी होती थी, या मेडिसिन और साइंस के बारे में, या पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती थी लोगों की। हर एक चीज के बारे में ऑलमोस्ट हमें मनुस्क्रिप्ट से नॉलेज मिलती है। एंड इसके अलावा एपिक्स, जो ग्रंथ होते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत, पोएम्स और प्लेस जो भी लिखे गए हैं, उनसे भी हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है। और ज्यादातर ये जो मनुस्क्रिप्ट थी, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, एंड कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखी गई थी। प्राकृत जो है, ये एक तमिलनाडु में जो ऑर्डिनरी पीपल लैंग्वेज यूज करते थे, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को प्राकृत बोलते हैं। और मनुस्क्रिप्ट के अलावा इंस्क्रिप्शन से भी हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। अब ये इंस्क्रिप्शन जो होती हैं, ये भी हैंड रिटन स्क्रिप्ट ही होती हैं, लेकिन ये रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, जैसे किसी मेटल पे या मोस्टली स्टोन पे जो खुर्च के जो लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। कई बार क्या होता था, जो किंग्स होते थे वो अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करा देते थे, मीन्स पत्थर पे स्क्रैच करके लिखवा देते थे, ताकि लोग वहाँ उसको देख सकें, रीड करके, एंड उसके जो ऑर्डर्स हैं उनको ओबे कर सके। और कुछ इंस्क्रिप्शंस में किंग्स जब दूसरे लैंड पे विक्ट्री करके आते थे, विक्ट्री हासिल करके आते थे बैटल्स में, तो उसका भी रिकॉर्ड वहाँ पे दर्ज करा देते थे, इंस्क्राइब करा देते थे, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो और सालों साल तक लोग उसको पढ़ सकें। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा और भी वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे पास्ट के बारे में हमें पता चलता है। एंड जो इन सब चीजों की स्टडी करते हैं, जैसे इंस्क्रिप्शंस हैं, तो इंस्क्रिप्शंस को देख के जो पता लगाते हैं कि ये इसका रिलेशन किस चीज से है, किस टाइम की ये इंस्क्रिप्शन है या मनुस्क्रिप्ट है, तो उसमें जो भी लिखा होता है उससे वहाँ की पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, उन सब चीजों के बारे में जो पता लगाते हैं, जो इस चीज की खोज करते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं,
ये बिल्डिंग्स की भी स्टडी करते हैं। उस टाइम पे जो पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स, मूर्तियां बनाई जाती थी, ड्राइंग्स होती थी, जो पुरानी ड्राइंग्स हमें मिली हैं, उसकी स्टडी करके ये सब पता लगा लेते हैं। स्टोन और ब्रिक्स से बिल्डिंग्स जो बनती थी, उन सब की स्टडी करते हैं। और इसी के साथ जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये एक्सप्लोरेशन के लिए एक्सकेवेशन भी करते हैं। एक्सकेवेट करते हैं मीन्स अर्थ सरफेस को डिग आउट करते हैं, खोद के भी वहां से टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स की किस तरह के पुराने समय में सिक्के चलते थे, कैसे ऑर्नामेंट्स या गहने पहनते थे, या हथियार या टूल्स किस तरह के यूज करते थे लोग, वो एक्सकेवेट करके अर्थ के अंदर से डिग आउट करके जो वो ये मटेरियल्स निकालते हैं, उससे भी वो इस चीज की स्टडी करते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें स्टोन्स के मिले हैं, बोन के भी मिले हैं, एनिमल की बोन्स के, वेपन्स या टूल्स, बेड क्ले और मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं। कुछ इसमें हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस मिले हैं जो कि लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये एक पॉट है, ये खुदाई करके मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। ये एक कॉइन है और ये जो पॉट है ये 4700 ईयर्स पहले का है। ठीक है, और इसके राइट साइड पे जो सिल्वर कॉइन दिख रहा है, इस तरह के कॉइन्स 2500 साल पहले यूज होते थे। एंड आज के कॉइन्स से बिल्कुल डिफरेंट है ये। आज तो मेटल्स के कॉइन होते हैं एंड बिल्कुल राउंड शेप में परफेक्ट उनकी शेप होती है, एंड इनकी शेप भी परफेक्ट नहीं है, स्टोन के बने खुरदरे खुरदरे से है ये। तो उस टाइम पे किस तरह के ये सब मटेरियल्स यूज होते थे, आर्कियोलॉजिस्ट इनको फाइंड आउट करते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट को एनिमल्स की, बर्ड्स की, फिशेस की बोन्स भी मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे लोग एनिमल्स भी खाते थे। और ये जो सब मटेरियल है, चाहे बिल्डिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, मनुस्क्रिप्ट्स या इंस्क्रिप्शंस हैं, बोन्स हैं, तो ये सब क्या है जिससे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है? इन सबको हम बोलते हैं सोर्स। तो इनको सोर्सेस कहा जाता है जिनसे हमें पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और एक छोटा सा भी कोई सोर्स क्लू अगर मिल जाता है तो पास्ट के बारे में जानना फिर एक एडवेंचर बन जाता है, एंड आर्कियोलॉजिस्ट उसको बिट बाय बिट रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ये डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, जो एक क्लूज या सोर्सेस को लेके फिर उनसे अपने पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वन पास्ट और मैनी। तो क्वेश्चन है कि वन पास्ट और मैनी, पास्ट एक है या एक से ज्यादा है? तो जैसे आपने नोटिस किया होगा, जो बुक का टाइटल है एनसीईआरटी का, उसमें लिखा है आर पास्ट, तो ये प्लूरल में लिखा है पास्ट। ये ऐसा इसलिए है, प्लूरल वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि पास्ट जो है सबका डिफरेंट रहा है। हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का पास्ट एक दूसरे से अलग रहा है। सबका वे ऑफ लाइफ अलग था, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ईटिंग की हैबिट्स हो। तो हर एक चीज में एक जगह के लोगों की दूसरी जगह के पीपल से डिफरेंशिएशन है। जैसे हर्डर्स और फार्मर्स की लाइफ किंग्स एंड क्वींस की लाइफ से डिफरेंट होगी, मर्चेंट्स की लाइफ क्राफ्ट पर्सन से डिफरेंट होगी, एंड सो ऑन। एंड साथ ही डिफरेंट डिफरेंट पीपल जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में रहते थे, वो उनकी जो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस थी वो भी एक दूसरे से डिफरेंट थी। एंड ऐसा आज भी है। फॉर एग्जाम्पल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आज भी लोग अपने फूड के लिए फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही डिपेंड हैं। बट बाय कॉन्ट्रास्ट सिटीज में जो लोग रहते हैं, दीज आर डिपेंडेंट ऑन सप्लाईज ऑफ फूड। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं ये आज भी एग्जिस्टेड है, एंड पास्ट में भी ये एग्जिस्टेड थे। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ पे ये भी है कि हमें किंग
कि लाइफ के बारे में तो रिकॉर्ड मिले हैं, बिकॉज किंग्स अपनी बैटल्स की जो विक्ट्रीज होती थी या अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करा देते थे। लेकिन जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जैसे हंटर्स, फिशिंग फोक है, गैदरर्स है, फार्मर्स, तो ये सब अपना जो डेली रूटीन की लाइफ थी उसका रिकॉर्ड नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो इनके रिमेन्स हैं, जैसे वहाँ पे किस तरह की बिल्डिंग्स हमें खुदाई करके मिली है, पेंटिंग्स किस तरह की हैं, तो इनके जो भी अननोन रिमेन्स हैं उनसे इनकी लाइफ के बारे में पता लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हिस्ट्री में डेट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इसलिए हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए डेट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। So be careful while studying the chronology or dates about the past. अब देखो, अगर आपसे कोई आज की डेट पूछे तो आप क्या बताओगे? आज जो भी डेट होगी और मंथ, जैसे कि अभी जनवरी चल रहा है, एंड ईयर मेंशन करोगे। जैसे करंटली अभी क्या चल रहा है, 2022। लेकिन ये जो ईयर्स हैं ये काउंट कहाँ से होते हैं? दैट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी हिस्ट्री। तो जीसस क्राइस्ट जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं, उनके बर्थ से हम डेट्स को काउंट करते हैं, बिकॉज नाउ अ डेज ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वो इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करती हैं, जिसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। एंड इस ग्रिगोरियन कैलेंडर में न्यू ईयर जो होता है वो 1 जनवरी को आता है। एंड जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो इसका मतलब है जीसस क्राइस्ट का जन्म हुए 2022 साल हो चुके हैं, मीन्स 2022 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्लियर है कि जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था उसके बाद से जो नेक्स्ट ईयर था वो 1 ईयर, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड ऐसे 2022 ईयर अब चल रहा है। मीन्स जीसस क्राइस्ट का जन्म हुए 2022 साल हो चुके हैं। अब देखो, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आफ्टर की जो डेट्स हैं वो तो हम इस तरह से काउंट कर लेते हैं, लेकिन जो बिफोर वाली डेट्स हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको हम बैकवर्ड काउंट करते हैं। मीन्स कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से इतने साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, या 200-400 साल पहले, या 2000 साल पहले, जितना भी लंबा टाइम पीरियड हो, बैकवर्ड काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंबर लाइन होती है उसमें सेंटर में 0 होता है, तो इस 0 को हमने मान लिया कि ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ यहाँ पे, ठीक है। एंड बर्थ के आफ्टर यहाँ पे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर एंड सो ऑन। तो ये तो सीरियल ऑर्डर में सीधा ही चलेगा कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अगर ये पॉइंट है तो आफ्टर 2 ईयर्स, तो उसको 2 ईयर मान लिया। जैसे अभी 2022 ईयर चल रहा है, तो वो इस नंबर लाइन में 2022 साल बाद का टाइम है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के। और पहले का जो टाइम काउंट होता है, जैसे नंबर लाइन में इधर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ये उल्टा चलता है, बैकवर्ड में चलता है। तो ऐसे ही ग्रिगोरियन कैलेंडर में डेट्स चलती हैं। तो जीसस क्राइस्ट के पहले का जो टाइम पीरियड है वो बैकवर्ड में काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं 5 ईयर्स की, -5 वाला जो टाइम है ये, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 5 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लीजिए, अगर हम हिस्ट्री में 1500 BC मीन्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 1500 साल पहले की अगर बात कर रहे हैं, तो वो आज से कितने साल पुरानी बात है? तो इसमें आज अभी के 2022 और ऐड कर दो, तो मीन्स ये
3522 ईयर्स अगो, आज से 3522 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग लिखा होगा 1500 BC। एंड वन मोर थिंग टू बी रिमेम्बर्ड कि डेट्स के साथ जब हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब डेट्स लिखते हैं तो उनके साथ लेटर्स लिखे जाते हैं बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। सो बिफोर क्राइस्ट के लिए हम BC यूज करते हैं एंड आफ्टर क्राइस्ट जिसमें हम AD वर्ड यूज करते हैं। AD का मतलब है एनो डोमिनी एंड एनो डोमिनी ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड एंड लॉर्ड इज क्राइस्ट। एंड अभी जैसे करंटली 2022 चल रहा है तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे AD एनो डोमिनी। ठीक है, अब देखो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एंशिएंट टाइम्स में किस तरह की लैंग्वेज यूज होती थी। बिकॉज सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो की जो इंस्क्रिप्शंस हैं हार्ड सरफेसेस पे जो इंस्क्राइब किए जाते थे लेटर्स, उसमें जो लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स यूज हुई थी उसमें काफी चेंज आ गया है ओवर द टाइम। एंड स्कॉलर्स इन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए इनको डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं। तो ये इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट इन सबको जो लैंग्वेजेस अननोन है हमारे लिए करंटली, उन सबको पढ़ने को क्या कहते हैं डिसाइफरमेंट। तो ये जो काम है डिसाइफरमेंट का ये स्कॉलर्स करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस जो होते हैं वो सब ये काम करते हैं। फाइन, नाउ लेट अस रिकॉल बाय डूइंग द बैक एक्सरसाइजेस। इसमें फर्स्ट है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली के बारे में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे पीपल बिगैन टू लिव इन द अर्लीस्ट टाइम्स एंड दोज पीपल वर द हंटर एंड गैदरर्स। हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे ये एंड स्किल्ड गैदरर्स थे ये। ठीक है, और मगध जो था एंशिएंट टाइम्स में फर्स्ट बिग किंगडम था और प्रेजेंटली ये इंडिया का बिहार वाला रीजन है। गैरो हिल्स में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था, गैरो हिल्स का जो एरिया है। नेक्स्ट है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज वाला जो रीजन है यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट सिटीज डेवलप हुई थी, सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी यहाँ पे इंडस वैली नाम की। गंगा वैली का कनेक्शन किससे है, यहाँ पे 2500 साल पहले सिटीज डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। तो मनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों का मेन डिफरेंस ये है कि मनुस्क्रिप्ट्स जो होती थी वो पाम या बर्च के ट्रीज के पत्तों के ऊपर हाथ से लिखी जाती थी और इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे जैसे स्टोन्स पे किसी नुकीली चीज से खोद के लिखा जाता था इनके ऊपर। ठीक है, एंड अगर इन दोनों में सिमिलैरिटी की बात करें तो वो ये है कि ये दोनों ही हिस्ट्री को स्टडी करने के सोर्सेस हैं। फाइन, अब कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स जो हमने पढ़ी थी उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एग्रीकल्चर की बिगिनिंग कहाँ से होती है, 8000 ईयर्स अगो, लगभग 8000 साल पहले से एग्रीकल्चर करना लोगों ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट सिटीज इंडस रिवर के जो बैंक्स के अलोंग इमर्ज होनी स्टार्ट हुई, डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट जो सिटीज थी 4700 ईयर्स अगो। गंगा वैली में सिटीज की डेवलपमेंट 2500 ईयर्स अगो हुई थी एंड मगध यहाँ पे एक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बिग किंगडम था। एंड प्रेजेंटली क्या डेट चल रही है, 2000 का टाइम चल रहा है, 21वीं सदी हम इसको बोलेंगे। एंड करंटली ईयर कौन सा है, 2022 AD। तो हम इसके आगे AD लिखेंगे बिकॉज इट इज 2022 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। फाइन, so that is all about the
first chapter of our part 1, that is the textbook of history for class 6. Thank you so much, and subscribe to the channel Lakshmikanta Competitive Classes for detailed study of all the NCERTs of all the classes of 6 to 12, and simultaneously you can study daily current affairs on our channel. Thank you so much. Best of luck.